मध्य प्रदेश ने 29 सीटें जीतकर एक बार फिर से एक नया इतिहास बनाया है। मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। इस मंत्रिमंडल गठन में मध्य प्रदेश को कम से कम 3 मंत्री तो मिलना चाहिए। ऐसे नाम भी आ सकते हैं जिन लोगों को अभी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिले। नमस्कार, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश ने 29 सीटें जीतकर एक बार फिर से एक नया इतिहास बनाया है। हम देख सकते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुत कम सीटें मिली और यहाँ तक कि उनको एक तरह से धक्का लगा पूरे चुनाव में, उसके उलट उसके विपरीत जो है मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें जीत कर ना सिर्फ इतिहास बनाया है बल्कि छिंदवाड़ा जैसा गढ़ जो 40 साल से कांग्रेस के कब्जे में था उसको एक तरह से अपने में शामिल करके एक नई इबारत लिखी है। लेकिन इस सब का परिणाम क्या होगा? क्या मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? ऐसे कुछ नाम चल रहे हैं जिसमें कि सिंधिया के अलावा शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ऐसे कुछ नए लोकसभा के सदस्य जो नए चुन के आए हैं, उनमें से किसी को क्या केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फ्री प्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर नितेंद्र शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है। जी रानी जी। तो सबसे पहला सवाल, मध्य प्रदेश को 29 सीटें जीतने का इनाम मिल सकता है क्या? देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि इस बार गठबंधन की सरकार है, तो साफ तौर पर चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी है और अन्य दल हैं, उसके मंत्री बनाना इस समय केंद्र के लिए ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है। तो जो पहले नाम जो तय होंगे या कितने सदस्य लिए जाते हैं उनके, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी को फिर कितने मंत्री अपने बनाना है और स्टार्टिंग में कितने मंत्री बनाना है, क्योंकि ये हो सकता है जैसी बात चल रही है कि करीब 40 से 45 मंत्री अभी बनाए जा सकते हैं और उसके बाद एक दो और मंत्रिमंडल विस्तार का और होगा। तो यदि उसमें से 20-25 मंत्री ही केवल भाजपा के बनते हैं तो फिर मध्य प्रदेश को अभी उतनी संख्या नहीं मिल पाएगी। भले ही मध्य प्रदेश ने 29 सीटें जीती हों, लेकिन संख्या मंत्रियों की मिलेगी देश के अनुपात में, क्योंकि आपको देश के अन्य राज्य हैं, आपको उत्तर प्रदेश से भी लेना है, आपको बिहार से भी लेना है, आपको राजस्थान से भी लेना है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है इसी अक्टूबर में, अगले साल बिहार में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की प्राथमिकता वो राज्य जहाँ पर चुनाव हैं उनमें ज़्यादा होगी। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री बनाए जाएं उनको पोर्टफोलियो ऐसे दे दिए जाएं जिससे मध्य प्रदेश का सम्मान जो है वो बढ़ जाए। तो इसलिए मंत्रियों की संख्या तो मुझे लगता है 3 से ज़्यादा मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी 3 मंत्री हैं। शुरू में 5 थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद 3 लोग हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, वीरेंद्र खटीक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो ऐसा लगता है कि इस मंत्रिमंडल गठन में मध्य प्रदेश को कम से कम 3 मंत्री तो मिलना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश ने कई चीज़ों में रिकॉर्ड बनाया ना सिर्फ 29 सीटें जीती है। इंदौर की में जो रिकॉर्ड लीड है शंकर लालवानी की, वो भी 11 लाख से ज़्यादा है। शिवराज सिंह जी ने रिकॉर्ड बनाया है न सिर्फ सीटों का बल्कि वोट प्रतिशत का भी। तो 8 लाख से ज़्यादा उनको जो वोट मिले हैं, लीड मिली है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की तरफ जो है बीजेपी का ध्यान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष भी आने वाले हैं, केंद्र में भी नए अध्यक्ष आने वाले हैं, तो ये भी हो सकता है कि सीट एडजस्टमेंट मंत्रिमंडल के साथ साथ संगठन में भी कुछ हो? देखिए, संगठन में बदलाव यदि होता है तो साफ तौर पर फिर मध्य प्रदेश को यदि उसमें कोई बड़ा चांस मिल जाता है तो वो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी बात होगी। क्योंकि जेपी नड्डा जो है, उनका कार्यकाल जो है वो 30 जून को पूरा हो रहा है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने चुनाव के कारण एक्सटेंड किया था। अब 30 जून के पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के उस कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाता है या संगठन के चुनाव घोषित करके और देश में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका चयन करती है, इनकी नियुक्ति करती है, ये देखना होगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को उस समय क्या संभावना बनती है, क्योंकि ये नाम भी लगातार चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आया है, कई नाम चल रहे हैं। लेकिन अभी ये हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल बनाया जाए उस मंत्रिमंडल में यदि मध्य प्रदेश से अगर हम बड़े दावेदारों की बात करें तो सबसे बड़े दावेदार हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उनकी लीड, उनका अनुभव, 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ा नाम है। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है, क्योंकि वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था। तो ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि सिंधिया को ड्रॉप किया जाए।
उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी दावेदार हैं, क्योंकि बी.डी. शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और 29 सीट का जो आप बोल रहे हैं, यदि उस 29 की 29 का किसी को इनाम मिलना चाहिए तो वो शिवराज सिंह चौहान और बी.डी. शर्मा, ये दो लोग जो हैं उसके हकदार हैं, क्योंकि मोहन यादव ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, तो मोहन यादव को इससे ज़्यादा क्या है, तो मोहन यादव तो मुख्यमंत्री हैं ही। ये दो लोग जो सांसद चुन के गए हैं, अगर इनको मंत्री बनाया जाता है तो ये इनके लिए इनाम हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ है जो आपने कहा, वो तो तीनों बड़े कद के नेता हो गए, लेकिन अब जो है अनुसूचित जाति जनजाति इनका जो प्रतिनिधित्व है, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते कर रहे हैं, तो इसमें नए नाम आने की संभावना हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये भी हो सकता है कि महिला और आदिवासी का एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, कि किसी ऐसे एक मंत्री को बना दिया जाए जो महिला भी हो और आदिवासी भी हो, क्योंकि ऐसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 2-3 राज्य हैं जहां से आपको ट्राइबल मिनिस्टर लेना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश में उसमें हिमाद्री सिंह का भी है, क्योंकि वो जो है वो फिर से एक बार सांसद चुनी गई हैं। उसमें एक नाम जो है वो सावित्री ठाकुर का भी है, वो भी जो है, एक नाम अनीता नागर सिंह चौहान भी है, वो भी महिला भी हैं और ट्राइबल भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक दो आपको बड़े चेहरे दिखें और एक आध चेहरा आपको मध्य प्रदेश में ऐसा भी दिखे जो फ्रेश हो, या अप्रत्याशित भी कह सकते हैं, जैसा नरेंद्र मोदी सरकार की स्टाइल है कि वो एक आध ऐसा ही कोई चीज़ करते हैं जिसको लोग जिसकी संभावना व्यक्त नहीं करते, तो उसमें हो सकता है कोई ऐसा कोई मंत्री आपको दिखाई दे मध्य प्रदेश से जिसकी संभावना कोई नहीं जता रहा हो। इसमें देखिए, बहुत चुनाव के बाद बहुत आंकड़े, अलग अलग तरह के आंकड़े आए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 60% करीब हो गया है, तो ये बीजेपी के लिए अपने आप बड़ी बात है। कांग्रेस का वोट शेयर 2% कम भी हुआ है, और ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां की बीजेपी ने एक तरफा जीत की है, तो उन क्षेत्रों के का भी ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? देखिए, क्या होता है जब कोई और थोड़ा सा हमें वोट शेयर के बारे में भी, अगर आप, क्योंकि आपकी खबर आई थी अभी थोड़े दिन पहले ही, तो वोट शेयर कितना बड़ा है और कितनी बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, करीब 2% वोट शेयर जो है वो भाजपा का बड़ा है। 58% वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर और बढ़ाया है। असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उसकी तुलना में भी वोट शेयर को बढ़ाया है। भाजपा ने केवल ना वोट शेयर बढ़ाया, बल्कि जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उसमें भाजपा का जो वोट बड़ा था, उसमें बड़ा वोट वो था जो अन्य, जो अदर्स होते हैं, जो दूसरे दल होते हैं, उसका वोट भारतीय जनता पार्टी में आया था। लेकिन अब के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का वोट अपने पक्ष में लाए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाइपोलर पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दो ही बड़े दल हैं जो आमने सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस का वोट तोड़ के अपने पास लाना वो बड़ी बात है। जैसे आप देखिए, 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस ने 66 सीटें विधानसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन लोकसभा में केवल 20 सीटों पर कांग्रेस को लीड मिली। 210 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लीड हासिल हुई। तो इससे एक बड़ा साफ है कि बीजेपी ने अपने स्तर पर अपने वोट को, अपने बूथ को, इसको मजबूत किया है। जहाँ तक बात है लीड की, तो 1 लाख से ज़्यादा लीड विधानसभा क्षेत्रों में इस लोकसभा चुनाव में 13 से ज़्यादा लोग लेकर आए भाजपा के, और पिछली बार से ज़्यादा, जैसे शिवराज सिंह चौहान के बुधनी में 1,45,000 की लीड मिली उनको। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को यदि मंत्रिमंडल में जो स्थान मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में संगठन में या और भी कहीं कोई स्थान मिलना है तो वो भाजपा को मिलता दिखाई देगा मध्य प्रदेश को। एक चूंकि संगठन की बात आई है, तो एक चीज़ बस ये सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अब संगठन में भी आने की कतार में हैं, जैसे कि वी.डी. शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया है करीब करीब, तो इसमें बहुत सारे इनसे सांसद हैं जो जिनको कि ये जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे कितने नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वहाँ 2 तरह की संभावना दिखाई दे रही है। एक ये संभावना है कि वी.डी. शर्मा ब्राह्मण अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी जातियों का समीकरण आजकल बहुत ध्यान में रखती है, तो यदि ब्राह्मण की जगह पर ब्राह्मण अध्यक्ष देने की बात आई तो नरोत्तम मिश्रा का एक दावा हो सकता है, और भी जो मेंबर पार्लियामेंट अभी चुने गए हैं उनमें से किसी का दावा हो सकता है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरी चीज़ को ध्यान में रखा कि मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, 2 डिप्टी सीएम में एक ब्राह्मण हैं और एक एससी हैं, तो ऐसे में एक ट्राइबल वाली बात उस
जिसे कहें कि अब एक घेरा जो बन रहा है उसमें ट्राइबल की कमी दिखाई दे रही है। तो यदि फग्गन सिंह कुलस्ते मान लीजिए मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री नहीं बन पाते तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम सामने आ सकता है, सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा में सांसद हैं उनका नाम आ सकता है। तो ऐसे नाम भी आ सकते हैं जिन लोगों को अभी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिले, ऐसे सांसदों को फिर प्रदेश अध्यक्ष या भाजपा में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के एडजस्ट कर लिया जाए। जी बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, चूंकि केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री थे तो उनको जो है विमानन विभाग मिला था, जो है एविएशन। अब आपको मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मध्य प्रदेश में विकास में बहुत ज़रूरी है, तो क्या मध्य प्रदेश में ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा विभाग मिल सकता है? क्योंकि पहले अपने नरेंद्र सिंह तोमर थे, वो कृषि विभाग था उनका मिला था, प्रहलाद सिंह पटेल थे तो उनको भी जो है वो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरे विभाग मिले थे। तो पहले फग्गन सिंह कुलस्ते तो उनको हेल्थ विभाग में मिल गया था, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुके थे। मध्य प्रदेश के लिए क्या ऐसा विभाग है जो कि मध्य प्रदेश को विकास में कुछ नया देगा? देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है आज भी। वो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पिछले 5 साल से कृषि मंत्री केंद्र में रहे, मध्य प्रदेश से रहे। उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी उनके पास शुरुआती दौर में वो भी रहा। और विभाग देखे जाएं तो आजकल ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास यदि एविएशन के अलावा स्टील डिपार्टमेंट भी सिंधिया जी के पास है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर मंत्रियों की हम पुरानी बात करें तो मध्य प्रदेश से अर्जुन सिंह जैसे मंत्री रहे जो एचआरडी मिनिस्टर रहे। तो मध्य प्रदेश को विभागों में हमेशा केंद्र में तवज्जो मिली है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से इस बार जो भी लोग मंत्री बनते हैं उनको यदि कुछ मुख्य विभाग जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास हो, इस तरह के जो विभाग हैं उनमें से कुछ विभाग मध्य प्रदेश से जो लोग मंत्री बनेंगे उनको मिल सकते हैं। इसमें अगर शिवराज जी की बात करें तो शिवराज जी अगर केंद्र में गए तो उनको कृषि मंत्री मिलना है, अगर वो संगठन में गए तो बीजेपी अध्यक्ष के लिए भी नाम चल रहा है। कितना सही है ये? देखिए, कल तक बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। कल जब मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, साथ में कैबिनेट भी शपथ लेगी, कुछ मंत्री शपथ लेंगे, तो उससे ये साफ हो जाएगा। यदि शिवराज जी को कल मंत्रिमंडल में शपथ दिला दी जाती है तो आप ये मान लें कि अब शिवराज जी को सेंट्रल में मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो ये अगर वो मंत्री नहीं या ऐसा कुछ होता है तो आप ये माने कि उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की लाइन अभी खुली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 29 सीटों का इनाम मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, इसको लेकर सभी की निगाहें हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के बाद विभाग कौन से आते हैं। संगठन में, केंद्रीय संगठन में मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व होता है कि नहीं, या मध्य प्रदेश की तरफ से जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कोई मध्य प्रदेश का नेता चुना जाता है कि नहीं। ये सब चीज़ें बहुत आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए और अब तक आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।